नमस्कार। मैं शैलेंद्र पांडे, महानगर सह संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, काशी महानगर। स्वदेशी चौपाल के 59वें दिन आप सभी से जुड़ने का जो अवसर मुझे संगठन के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं ने दिया है, उसके लिए आप सभी को सादर प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। स्वदेशी चौपाल के नाम से नित्य चलने वाला सोशल मीडिया का यह अत्यंत प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए ज्ञान और उत्सुकता का एक नया प्लेटफॉर्म है, जो हमें नित्य नए नए अवसर प्रदान कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 68 दिनों से नित्य ही नई नई और अनुभवी प्रतिभाएं हम सभी से संवाद करती हैं, जिसमें कुलपति, प्राध्यापक, कुशल प्रशासक, वैज्ञानिक, चिकित्सक, आर्थिक चिंतक, ग्रामोदय के प्रेरणा स्रोत और एमएसएमई के विशेषज्ञ, किसान तथा हमारे धर्म ध्वजा वाहक संतों ने भी स्वदेशी का संकल्प ले इस प्लेटफॉर्म को जीवंत बना दिया है। मेरे हृदय में बेहद खुशी है कि कोरोना के इस कालखंड में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के प्रत्येक विषयों पर काशी के स्वदेशी प्रेमियों ने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे काशी के जनपद मुख्यालय से सुदूर स्थित उक्थी गांव का एक साधारण मजदूर परिवार जो अपने पूरे कुटुंब सहित दीपक जलाता हो और जय जय स्वदेशी का उद्घोष कर रहा हो, या घर घर डिजिटल हस्ताक्षर का अभियान का कारवां हो, सर्वप्रथम इस कारवें को एक ऊंचाई प्रदान करने वाले मैं डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, पूर्व प्रांत संयोजक काशी प्रांत, एवं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, सह प्रांत संयोजक, जो वर्तमान समय में डिजिटल हस्ताक्षर अभियान के संयोजक हैं, मैं आप दोनों को फिर से प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप दोनों के अथक परिश्रम और कुशल मार्गदर्शन के कारण ही आज पूर्वी उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 44 प्रांतों में आज पहले स्थान पर रहा है। साथ ही साथ मैं काशी के अपने सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को, जिनमें प्रमुख रूप से कौशल किशोर मिश्रा जी, संकाय अध्यक्ष, राजनीतिक संकाय अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर माधवी तिवारी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, श्रीमान सुरेश सिंह जी, डॉक्टर अनूप जी, श्री सत्येंद्र सिंह जी, महानगर सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, श्री अक्षय सिन्हा जी, डॉक्टर भारती मिश्रा जी, वैष्णव प्रकाश पांडे जी, नम्रता चौरसिया जी, विपिन जी, विवेक शंकर तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन, व मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र को विशेष आभारी हूँ। साथ ही साथ वे छात्र साक्षी चतुर्वेदी, शिवम पाठक व अंजलि चतुर्वेदी, जिन्होंने इस डिजिटल हस्ताक्षर में अपना पूरा सहयोग दिया है, मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रणाम व नमस्कार करता हूं कि आपके अथक परिश्रम के कारण घर घर से डिजिटल हस्ताक्षर कराए गए, और जो अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते हुए कल 17,608 तक पहुंचकर समाप्त हुए, और काशी ने डिजिटल हस्ताक्षर के इस अभियान को पूरा किया। आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कार्यकर्ताओं ने जो अवसर मुझे प्रदान किया है, मेरा आप सभी को सादर प्रणाम है। आज स्वदेशी चौपाल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं विषय रखने वाला हूं, शिक्षक का स्वदेशी भावात्मक बोध। मैं स्वयं पिछले 16 वर्षों से शिक्षक के रूप में प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। मैं जहां तक समझता हूं कि भारत की सनातन शिक्षा की पद्धति कुल 5 चरणों में विभाजित है। पहला, एकाग्र होकर श्रवण करना। इन 5 चरणों में सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है, वह है एकाग्र होकर श्रवण करना, क्योंकि बिना श्रवण किए हुए कोई भी चीज़ जल्दी ग्रहण नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले एकाग्र होकर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरा है सुने हुए विषय को कंठस्थ करना। जब व्यक्ति या छात्र किसी भी विषय को ध्यान से सुनता है, तो उस विषय को उसके पश्चात उसे कंठस्थ करना चाहिए और तब उसे ग्राह्य करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कंठस्थ विषय का चिंतन व मनन करना। विषय को कंठस्थ करने के बाद उस विषय के दोनों पहलुओं पर, पक्ष और विपक्ष दोनों पर चिंतन करना चाहिए और उसे आत्मसात में करना चाहिए। चौथा है कंठस्थ को लिपिबद्ध करना।
शिष्यों के लिए यह परम आवश्यक है कि जब वह किसी भी विषय को कंठस्थ कर लें तो उसे लिपिबद्ध करें। 5वां और अंतिम है कंठस्थ की मीमांसा और व्याख्या करना। सबसे महत्वपूर्ण इन चारों चरणों से होते हुए एकाग्र श्रवण करना, कंठस्थ करना, चिंतन व मनन, लिपिबद्ध और अंत में सबसे महत्वपूर्ण पर हम पहुँचते हैं मीमांसा और व्याख्या, जो संपूर्णता को प्राप्त करता है। इन 5 चरणों से होकर पूर्ण होने वाली शिक्षा ही वास्तव में मनुष्य का निर्माण करती है। इन 5 चरणों में ये 5 चरण इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर इनमें से एक भी चरण किसी भी तरह से छूट जाए तो संपूर्ण शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। यही कारण रहा है कि भारत में गुरुकुल पद्धति रही है, जिसने अनेक मनीषियों व विद्वानों को जन्म दिया है। इसी सनातन शिक्षा की देन है कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा आज भी कई रूपों में जीवंत है और जिसे एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भी हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार गुरु पूर्णिमा, जो कल ही मनाया गया है, यह भी चली आ रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की सुविधा संपन्नता, चाहे कितना ही अच्छा विद्यालय वातावरण शिष्य को दे दिया जाए, किंतु शिक्षा के केंद्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान मात्र केवल गुरु है और हमेशा रहेगा। एक योग्य गुरु के अभाव में एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण असंभव होगा। अतः शिक्षक का सभी रूपों में पारंगत होना अति आवश्यक हो जाता है। माता पिता किसी बालक को जन्म अवश्य देते हैं और उसके प्रथम गुरु भी होते हैं। भले ही वह अनपढ़ हों, फिर भी प्रथम गुरु माता और पिता ही माने जाते हैं। पर उस बालक को समाज के योग्य और सभ्य समाज का हिस्सा बनाने व तराशने का कार्य केवल एक शिक्षक ही कर सकता है। हम गुरु के शब्द को खोजें तो हम पाएंगे कि इसका अर्थ बड़ा ही व्यापक है। गु का अर्थ है, गु अर्थात अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला, रू अर्थात ज्ञान के प्रकाश की ओर। इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति ही गुरु ही है। गुरु ही है जो अपने शिष्यों के अंतर्निहित गुरु को पहचानता है और उन्हें तराशते हुए, उन्हें निखारते हुए उसके गुणों को समाज के समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। और जो गुरु अपने छात्रों के गुणों को पहचान कर उन्हें तराशने का कार्य नहीं कर पाते, वे सही मायने में गुरु पद के योग्य नहीं होते हैं। वे मात्र एक ट्यूटर हो जाते हैं, जो वर्तमान समय में चल रहा है। पहले भारत में शिक्षा का उद्देश्य होता था सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से मुक्त करे, उसे श्रेष्ठता प्रदान करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति करावे, उसे सत्य की ओर ले जावे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य पूरी तरह से बदल गया है। शिक्षा पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गई है। शिक्षा ज्ञान से कोसों दूर चली गई है। शिक्षा और ज्ञान दोनों अलग अलग रूप से परिभाषित होते गए हैं। शिक्षा और उन्नति या दोनों ही अलग अलग रूप में हो गए हैं। पहले समय में उन्नति, जब मनुष्य को वास्तविक ज्ञान की उन्नति होती थी, तब उसे माना जाता था कि मनुष्य वास्तविक रूप से अपने आप में अपने चरम उन्नति को प्राप्त कर चुका है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ निश्चित मापदंड बन गए हैं आर्थिक रूप से, जिन्हें प्राप्त करने के बाद मनुष्य माना जाता है कि वह उन्नति के शिखर पर है। वर्तमान समय में विद्या का उद्देश्य केवल यह हो गया है सा विद्या या युक्ते, अर्थात विद्या वह है जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से इन किन प्रकार नौकरी दिला दे। वर्तमान समय में शिक्षा कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध हो चुकी है, फिर भी यह पूर्ण नहीं है क्योंकि जीवन पर्यंत नहीं चलती। यह विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ होने तक चलती रहती है, परंतु किसी विषय में विशेषज्ञ होना शिक्षा की उद्देश्य नहीं है। यह शिक्षा पूर्ण मानव बनाने में असफल है। श्री जे कृष्णमूर्ति भी बताते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा पूर्णतः असफल है क्योंकि यह तकनीक पर अधिक बल देती है। अत्यधिक तकनीकी मानव को नष्ट कर देती है। मात्र तकनीकी निर्मित ने वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, बांध निर्माताओं एवं स्पुतनिक विजेताओं को जन्म दिया है, परंतु क्या वे जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझते हैं?
क्या कोई विशेष जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता है? ऐसा करने में वह तभी समर्थ हो सकता है जब वह विशेषज्ञ होने से रुक जाता है या थम जाता है। इसी संदर्भ में इवान इलिश ने भी ठीक कहा है कि शिक्षा जब क्रियाशील होने में रुक जाती है तब वह वस्तु हो जाती है। वस्तु जैसी होगी, जो वस्तु ऐसी चीज होती है जो विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। मात्र उन्हीं के पेशा करने वालों को तकनीकी संपन्न लोगों लाभ के लिए सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाती है। इसी संदर्भ में बेट्टी रेडियन कहती हैं कि इस प्रकार शिक्षा विशेषज्ञों के लिए ही लाभ के लिए ही होती है, जिसमें कि वे विशिष्टीकरण शिक्षा एवं विज्ञान की संस्थाओं को कायम रख सकें। इस प्रकार से सुविधा संपन्न लोगों को दो समूहों में वर्गों में बांट देती है। वर्तमान समय की शिक्षा सुविधा संपन्न लोगों को दो समूहों में बांट देती है। पहला है शासक एवं शोषित, संपन्न एवं विपन्न, साक्षर एवं निरक्षर। फिर भी शासक स्वयं भी पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हो पाते, फलतः वह स्वयं अपने शोषितों की आवश्यकताओं को अनुभव करने में असफल रहते हैं। अतः उनमें और उन दोनों के बीच सतत द्वंद्व चलता रहता है। जो व्यक्ति राष्ट्र एवं विश्व शांति के लिए खतरा है। पीतरीम एवं शोरकिन का भी यही विश्वास है कि स्वयं विद्यालयी शिक्षा के भीतर ही कितने सर्वनाशी तत्व भरे पड़े हैं। बहुधा केवल ऊपरी नकाब मात्र बनकर ही है, न तो उसमें बुद्धि का सच्चा विकास हुआ है, न ही चरित्र का निर्माण हुआ है, और न ही विज्ञान और शिल्प के विज्ञान के परिणाम का निश्चित ही दुरुपयोग किया गया है। वर्तमान रूप से आज भी हमारी शिक्षा आज़ादी के पश्चात भारतीय शिक्षा का पूरा स्वरूप बदल गया है। पूरी शिक्षा मैकालेग्रस्त हो चुकी है। गुरुकुल परंपरा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। शिक्षा का पूरा स्वरूप कुछ इस तरह से बदल गया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी पेशा लोग ही जन्म ले, अभाव सा हो गया है। शिक्षा का जबरदस्त बाजारीकरण और व्यवसायीकरण हुआ है। शिक्षा में अमीरी गरीबी देखकर दी जाने लगी है। समाज में विभेद बढ़ा है। परिणाम यह रहा कि व्यक्तियों में सैन्य नैतिकता का ह्रास होने लगा है। वर्तमान समय में शिक्षा अर्थ प्रधान हो गई है। हर व्यक्ति मैकाले के वाक्यों को अपनाकर उसे आत्मसात करने में लगा हुआ है। वह मैकाले के इस ध्येय वाक्य के पीछे दौड़ रहा है कि जो चीज़ महंगी है वही अच्छी है। इसी कारण आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूलों में दाखिला कराने के लिए तत्पर है और प्रयासरत है, भले ही उसके लिए उसे ऋण क्यों न लेना पड़े। लेकिन वह अपने बच्चे के लिए महंगी से महंगी शिक्षा खरीदने के लिए तत्पर है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा बाजार में बिकने वाली एक वस्तु हो गई है, जो हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा नहीं रही है। यह सनातन परंपरा में शिक्षा स्वेच्छा से दी जाती थी, कोई भी ग्रहण कर सकता था। तत्पश्चात इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा दी जा सकती थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में दक्षिणा पहले तय होती है और शिक्षा बाद में दी जाती है। फीस के अभाव में बहुधा देखा गया है कि योग्य विद्यार्थी अच्छे संस्थानों से वंचित रह जाते हैं, और मैकाले शिक्षा का प्रभाव ही है जो आज तक चला जा रहा है। शिक्षा का स्वरूप वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। शिक्षण संस्थान योग्य गुरु की जगह अपने भौतिक वातावरण का प्रचार करते हैं। जैसे वो किसी बच्चे का एडमिशन ले रहे हैं तो वो बच्चा जो घर से निकलकर एसी कार में जाकर, एसी क्लासरूम में बैठकर, एसी स्टडी रूम में, एसी लाइब्रेरी में बैठता है, जब वो जीवन के धूप में प्रवेश करता है तो वह अपने आप को पूरी तरह से असफल पाता है। और हमारी सनातन परंपरा, हमारी सनातन शिक्षा इस तरह से कभी नहीं रही है। सनातन शिक्षा तो ऐसी रही है कि वह किसी भी परिस्थिति में अब मनुष्य को ढाल देती थी। ऐसी शिक्षा थी जो व्यक्ति को सुख में, दुख में, धूप में, छाँव में, हर जगह, शांति में, युद्ध में अपने आप को ढाल दे। शिष्य ऐसा होता था जैसा गुरु चाहता था। गुरु कभी शिष्य का निर्माण नहीं करता था, गुरु समाज का निर्माण करता था। और जब गुरु समाज का निर्माण करता था तो वह अपने शिष्य में अपना समाज देखता था। आज वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा परिवेश बदल चुका है। कोई भी गुरु समाज का निर्माण नहीं करता। हर गुरु, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, लेकिन
खेद इस विषय का है कि जब मैं कुछ विद्यालयों में देखता हूँ, मैं उच्च शिक्षा संस्थानों को देखता हूँ जो पूरी तरह से भौतिकतावादी हो चुके हैं, तो वह मैं पाता हूँ कि कोई भी शिक्षक कभी समाज का निर्माण नहीं करता। वह केवल अपनी नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी को बचाते हैं, और वह बच्चों को मात्र केवल एक धन कमाने का जरिया मात्र समझते हैं। और वर्तमान समय में और इस धन कमाने के जरिया में अभिभावक भी बच्चों के प्रति वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। बच्चों की पूरी प्रतिभा दबसी गई है। बच्चा अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को खो चुका है। उसका बचपन किताबों के बोझ के तले दब चुका है। वह अपने होमवर्क और स्कूल के असाइनमेंट के चक्कर में इतना परेशान हो चुका है कि उसके लिए शारीरिक खेल कूद इन सब से वह कोसों दूर है। स्कूलों में कुछ स्कूलों में खेल के लिए कुछ मिनटों का समय दिया गया है। क्या यह पर्याप्त है? ऐसा नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा खेल खेल में स्वयं सीखे, करके सीखे, लेकिन ऐसा नहीं रह गया है। बच्चा आज बस्तों के बोझ में और अपने स्कूल के असाइनमेंट में फंस चुका है। अभिभावक भी उन नंबरों के पीछे भाग रहे हैं जो उन्हें तो क्या, उनके बच्चों को भी जीवन भर कभी याद नहीं रहेगा। क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 के पहले के सारे नंबर जिनको पाने के लिए अभिभावक अपने बच्चों को दिन रात पीस रहे हैं, बच्चा भी एक भाग रहा है और एक अंधी दौड़ लगी हुई है उन नंबरों को पाने के लिए। ये नंबर भविष्य में उन्हें कभी याद नहीं रहेंगे। शायद ही मैं हो या आप हो या कोई भी हो, कोई बतावे कि उसे क्लास 6 में या 7th में इंग्लिश या गणित में कितने मार्क्स मिले थे, तो मैं ये असंभव मानता हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने प्रारंभिक कक्षाओं में पाए हुए अंकों को नहीं बता सकता है। नंबरों के पीछे भाग रहा है और बच्चों को एक शुरू से उन्हें एक मशीन बना दे रहा है कि आपको यही बनना है। हम देखते हैं कि आज बच्चा, जब किसी बच्चे को देखिए बस से झांकता वह बालक जो अपने घर की ओर लौटता है, सुबह सुबह का 12 से 13 घंटा, एक मजदूर वर्ग भी मात्र केवल 8 घंटे काम करता है, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर शाम को 5 बजे घर पहुंचने वाला बालक पूरी तरह से थका मादा, यह सोचने वाली बात है कि उसका सर्वांग में बिताता है, 4 घंटे स्कूल में बिताएगा, उसके बाद थका मादा बच्चा क्या पढ़ेगा। लेकिन अब यह आवश्यक हो गया है। सरकारों को, हमारे शिक्षाविदों को सोचना होगा। बच्चों को इस व्यावसायिकरण के मकर जाल से बाहर निकालना होगा। आवश्यक हो गया है। शिक्षा का बाजारीकरण बंद करना होगा। अभिभावकों का शोषण बंद करना पड़ेगा। बच्चों को बस्ते के बोझ से बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें स्वदेशी शिक्षा देती हुई, स्वदेशी भाव से, स्वदेशी समाज के, अपने भारत के विकास के लिए जो उत्कृष्ट शिक्षा हो उसे जोड़कर, उसे आत्मसात करवाकर इस व्यक्ति का निर्माण किया जाए जो भारत भूत्वा एवं भारत भजेत के ध्येय वाक्य को पूरा कर सके। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह निवेदन भी कर रहा हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कि बच्चों को शिक्षा के व्यावसायीकरण से बचाएं, नंबरों के अंधाधुंध अनुकरण से बचाएं। आपका बच्चा जो भी है वो आपका है। उसे मात्र केवल एक श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ बालक या बालिका बनने का अवसर प्रदान करें। उसे जो बनना है, आपके संस्कार उसे अपने आप बना देंगे। सिर्फ और उसे मैं इतना ही कहता हूँ कि उसे आप एक श्रेष्ठ शिक्षा दें जो आप स्वयं भी दे सकते हैं। स्कूलों के भौतिकतावादी परिसर से बचें। स्कूल कोई भी ख़राब नहीं होते हैं, सभी स्कूल अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी तय आपको करना है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ेगा और उसे कैसे पढ़ाना है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि सनातन और स्वदेशी से जोड़ते हुए बच्चों के समझ ऐसी शिक्षा को प्रस्तुत किया जाए जिससे कि बच्चों की मौलिकता बनी रहे, उनका बचपन दिखाई दे, उस बचपन में जिसमें वो खेलें, जिसमें वो पलें, जिसमें वो बढ़ें, ऐसा बचपन जो उन्हें
बड़े होने पर भी याद रहे, ताकि जिसके बारे में वो चर्चा करें। जीवन का अधिकांश समय मात्र केवल स्कूल में बिताने के लिए नहीं है। विद्यालय जरूरी है, लेकिन उन्हें उनकी मौलिकता का भी पूरा अवसर दें। हमारी सनातन शिक्षा कुछ ऐसी ही थी। गुरुकुल में कोई बोझ नहीं था, उन पर पूरी तरह से छूट थी। वह अपनी मौलिकता को बनाते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ हमारे गुरुकुलों में शिक्षा श्रम और साधना से होती थी, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा अब धन और सर्टिफिकेट से होने लगी है। इसे रोकना होगा, शिक्षा का स्वदेशीकरण करना होगा, तभी हमारा यह देश, भारत देश, योग्य लोगों का देश बनेगा और एक संपूर्ण भारत की ओर अग्रसर होगा, फिर से विश्वगुरु कहलाएगा। जो देश मैकाले शिक्षा का अनुकरण कर रहा है, इस शिक्षा पद्धति को बदलकर हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने का आह्वान करते हैं, ताकि सारा संसार हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था की नकल करे। वह तुलना करे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज भी सबसे ऊपर है, जैसा सनातन परंपरा में होती थी, गुरुकुल परंपरा में होती थी। जितने मनीषी हमारे यहाँ हुए, शायद ही किसी संसार में हुए हों। यह हमारी सनातन परंपरा की देन है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को फिर उसी सनातन की ओर लौटना चाहिए, ताकि फिर हमारे देश में उस मनीषी हों, वह योग्य बच्चे हों, वह योग्य छात्र हों, वह योग्य व्यक्ति हों, जो एक योग्य राष्ट्र को बना सकें और सारा संसार हमारा अनुकरण कर सके। इन्हीं सब और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा का एकमात्र आधार स्वदेशी होना चाहिए। आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर मौका देने के लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय बौद्धिक विचार प्रमुख माननीय अजय जी एवं डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, पूर्व प्रांत संयोजक स्वदेशी जागरण मंच काशी प्रांत, एवं डॉक्टर वीके सिंह जी, सह प्रांत संयोजक काशी प्रांत को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर प्रदान किया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय स्वदेशी।